Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चे हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स। उसे ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग हमारे आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो थोड़ा सा जरा एक बार पुराना याद करो। हम लोगों ने देखा था कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग का काम है वो काम किसे सौंपा गया था? प्लानिंग कमीशन को। इंडिया के अंदर जो प्लानिंग करने का काम है इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो काम किसे सौंपा गया था? प्लानिंग कमीशन को। और ये प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? ईयर 1950 के अंदर। याद आ गया? तो भाई अब इस प्लानिंग कमीशन ने बोला कि हम लोग कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ गोल्स बनाएंगे, कुछ टारगेट सेट करेंगे और इन गोल्स को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज? एक है लॉन्ग पीरियड गोल्स और दूसरा है शॉर्ट पीरियड गोल्स। क्या समझे कि इंडिया के अंदर जितना भी प्लानिंग करने का काम है वो काम किसे दिया गया था? प्लानिंग कमीशन को। ये प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था हमारा ईयर 1950 के अंदर। प्लानिंग कमीशन ने बोला कि भाई कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम लोग कुछ गोल सेट करेंगे, कुछ प्लान्स बनाएंगे और इन गोल्स को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज? लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई लॉन्ग पीरियड गोल्स कौन से होते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट पीरियड गोल्स समझ लो। शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक, दे आर जनरली कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। दीज आर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी की किस चीज की नीड है, इकोनॉमी की प्रेजेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी कंट्री की प्रेजेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसके लिए जो हम प्लान बनाते हैं उस प्लान को बोला जाता है शॉर्ट पीरियड गोल्स। क्या समझे? हमारी कंट्री की प्रेजेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, क्या जरूरत है, उसके लिए जो हम प्लान बनाते हैं उस प्लान को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि आज हमारी कंट्री के अंदर पोवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो करंट की हमारी रिक्वायरमेंट है कि पोवर्टी की प्रॉब्लम को दूर करा जाए, पोवर्टी को कम करा जाए। तो इसके लिए जो हम प्लान बनाएंगे कि गरीबी हटाओ, ये एक प्लान हो सकता है। इस प्लान को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पीरियड गोल। ठीक है, अब याद करो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? ईयर 1950 के अंदर। अब हम लोगों ने देखा, हमारे प्लानिंग कमीशन ने देखा कि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है? इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। तो प्लानिंग कमीशन ने बोला कि भाई हम एक प्लान बनाएंगे। कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए मतलब हम लोग जो प्लान बना रहे हैं वो हम अचीव करेंगे, उसका जो रिजल्ट है, वो जो टारगेट है वो हम अचीव करेंगे 5 ईयर्स के अंदर। तो 5 ईयर के लिए एक प्लान बनाया गया और प्लान था इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो मैं बोल सकती हूँ इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। तो ये हमारा एक प्लान था, हमारा ऑब्जेक्टिव था और इस प्लान को हमें अचीव करना था 5 ईयर्स के अंदर अंदर। इसीलिए इस तरह के प्लान्स को बोला गया 5 ईयर प्लान्स, जो आपके चैप्टर का नाम है कि प्लान बना लो और वो जो प्लान है, वो जो हमारा टारगेट है वो हमें अचीव करना है 5 साल के अंदर अंदर। 5 साल के लिए हम एक प्लान बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 5 ईयर प्लान्स। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हमारा बना था नेक्स्ट ईयर से 1951 में। और कब बना था? अप्रैल के अंदर। अप्रैल टू मार्च चलता है जैसे आपके अकाउंट्स के अंदर होता है। तो 1951 तो ये चलेगा 1951 से 1956 मार्च तक। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा किस चीज को लेके बना था? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1951 टू 1956। और इस तरह के प्लान्स को बोला जाता है शॉर्ट पीरियड गोल्स। आई बात समझ में कि कंट्री के अंदर प्रेजेंट किस चीज की नीड है, कंट्री के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, कंट्री को किस चीज की जरूरत है, उसके लिए जो प्लान्स बनते हैं उन्हें बोला जाता है शॉर्ट पीरियड गोल्स। और ये प्लान स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट है हमारा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना है हमें। दे आर जनरली कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। और इन्हें क्या बोलते हैं? बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। याद रखना है क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। वहीं लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं? तो देखो इन छोटे छोटे 5 ईयर प्लान्स को अचीव करना है हमें। ये तो 5 ईयर के प्लान्स है,
कि 1951 से 56 तक हमारा प्लान था एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करा जाए। अब 1956 से लेके नेक्स्ट 5 इयर्स 1961 तक हमारा प्लान था कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जाए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जाए। देन 1961 से 1966 के लिए अलग 5 ईयर प्लान होगा। बट लॉन्ग पीरियड गोल्स वो होते हैं जो मिनिमम कम से कम हम लोग 20 ईयर्स के लिए कुछ गोल सेट करते हैं। 20 ईयर्स के लिए गोल सेट करें कि भाई कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो जाए, कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, कंट्री के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए, हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि भाई हमें इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो लॉन्ग पीरियड गोल्स जो है वो कॉमन है हर 5 ईयर प्लान्स के लिए। हर 5 ईयर प्लान्स के लिए हम एक स्पेसिफिक प्लान बना रहे हैं, बट सब 5 ईयर प्लान्स के लिए जो कॉमन हमारा गोल है उसे बोला जाता है लॉन्ग पीरियड गोल्स। दे आर जनरली नोन एज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ये हमारे जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, जितने भी शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं, उनके कॉमन गोल्स हैं। इट रेफर्स टू द गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ये ऐसे गोल्स हैं जो कम से कम भी हम 20 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं, तो ये लॉन्ग पीरियड गोल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करती हूँ, आपका टारगेट है कि भाई आपको अब दुनिया के अंदर बहुत नाम कमाना है, एक अच्छी जॉब चाहिए, या फिर आपको खुद का एक बिजनेस सेटअप करना है, बहुत फेम कमाना है, तो ये क्या है, आपका एक लॉन्ग पीरियड गोल है। और इस लॉन्ग पीरियड गोल को पूरा करने के लिए आप शॉर्ट पीरियड गोल्स को भी पूरा करो ना। फॉर एग्जाम्पल 10th का एग्जाम दिया, अब आप 12th का एग्जाम दोगे, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर जो भी आपको स्टडीज करनी है वो करोगे, देन आप जॉब या बिजनेस करोगे। तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं हम लोग 5 ईयर्स के, उन प्लान्स को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। याद रहेगा। तो लॉन्ग पीरियड गोल्स को तो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, और शॉर्ट पीरियड गोल्स को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। तो सबसे पहले हम लोग कुछ लॉन्ग पीरियड गोल्स को डिस्कस करेंगे जो हम लोग अचीव करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो देखो 5 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास में। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। क्या है जीडीपी ग्रोथ? जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि कंट्री का आउटपुट इंक्रीज हो, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। जीडीपी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, कि हमारी कंट्री के अंदर आउटपुट का लेवल इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। और हमारी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो। और जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हैं, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है कई सालों तक, तब वो कंट्री ग्रो करने लगती है और उसे बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। अब देखो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इंक्रीज इन रिसोर्स ऑफ द कंट्री, या तो कंट्री के रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, फिर चाहे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स मनी हो, फिर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों, स्किल्ड लोग हों, एक्सपीरियंस्ड लोग हों। तो या तो हम लोग रिसोर्सेज को इंक्रीज करके कंट्री का आउटपुट, कंट्री का जीडीपी इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करें, इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करें कि कंट्री का जीडीपी अपने आप ही इंक्रीज हो जाए। तो ये एक हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि भाई हम लोग हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज कर दें, हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सेकेंड लॉन्ग टर्म गोल है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जब जितने भी लोग जो काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क कि भाई हम काम करना चाहते हैं, एंड आर एबल टू वर्क, और वो काम कर भी सकते हैं, जो भी मार्केट में वेज रेट उन्हें मिल रही है उस पर आर गेटिंग वर्क, और उन्हें काम भी मिल रहा है। उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि भाई कंट्री के अंदर क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। मतलब जितने भी लोग, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम कर भी सकते हैं मार्केट में, जो भी उन्हें वेज रेट मिल रही है उस पर, और उन्हें काम मिल भी रहा है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। ये भी हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है जो हमें अचीव करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकसेस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उस का मेन पर्पस है इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ, कि हमारी ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। ग्रोथ सिर्फ ऐसे ना हो कि रिच लोग रिचर होते जा रहे हैं, पुअर लोग पुअरर होते जा रहे हैं। ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी इंप्रूव हो, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का भी अपलिफ्टमेंट हो, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की भी ग्रोथ हो। मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग पॉवर्टी की प्रॉब्लम से
पीछे हटें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड गेट बेनिफिट ऑफ ग्रोथ। और अगर हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है तो उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, सारे सेक्शंस को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ का फायदा रिचर सेक्शन उठा रहा है और पुअर सेक्शन को बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो सबको मिलना चाहिए, तो कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो। तो ये हमारे दो गोल्स है, फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ एंड सेकेंड इज फुल एम्प्लॉयमेंट। अब थर्ड गोल है हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इक्विटी, कि कंट्री के अंदर जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कंट्री के अंदर इक्विटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मीनिंगलेस इफ बेनिफिट ऑफ ग्रोथ अक्रू टू ओनली फ्यू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जो जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, जो हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है अगर इस ग्रोथ का फायदा सिर्फ रिचर सेक्शन को हो रहा है। फ्यू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ही इस ग्रोथ को एंजॉय कर पा रहे हैं, रिचर सेक्शन को ही अगर इस ग्रोथ का बेनिफिट मिल रहा है तो इस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। ग्रोथ सर्व्स नो पर्पस व्हेन रिच टेंड्स टू बिकम रिचर एंड पुअर कंटिन्यूज टू स्ट्रगल फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ऐसी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है जहां पर रिच रिचर होता जा रहा है और बेचारा जो पुअर है वो लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मस्ट कैन बेनिफिट ऑफ ग्रोथ। जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। अगर कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं तो उसका बेनिफिट सबको मिले, सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स इक्विटेबल, ताकि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहे, इक्विटेबल रहे, कंट्री के अंदर इक्विटी रहे। इट इम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी रहे, सब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, और यही क्या है इंडिया के अंदर प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। भाई सब लोगों का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का आपने अपलिफ्टमेंट कर दिया, कुछ लोगों की ग्रोथ हो गई और कुछ लोग लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। ये भी क्या है, एक लॉन्ग पीरियड गोल है। फोर्थ लॉन्ग पीरियड गोल है हमारा मॉडर्नाइजेशन। देखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम प्रोडक्शन करने के लिए एडवांस्ड और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसे बोला जाता है मॉडर्नाइजेशन। It refers to adoption of modern technology in the process of growth। जब प्रोडक्शन के लिए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन। आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय टू वेज। अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें आउटपुट इंक्रीज करना है, अगर हमें जीडीपी इंक्रीज करना है तो उसके दो तरीके हैं, इंक्रीज इन द पूल ऑफ रिसोर्सेज, या तो हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या तो हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएं, फिर चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मनी हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो कि कंट्री के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो इंक्रीज हो जाएं, तो हम कंट्री का जीडीपी इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है यूज ऑफ एडवांस्ड एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, या फिर चाहे रिसोर्सेज उतने ही रहें बट हम लोग इतनी एडवांस्ड और इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करें कि अपने आप ही हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाए। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। और अगर हम लोग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज होगा, हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा। यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जाम्पल भी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल दैट हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन आउटपुट। देखो आपको पता है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम लोगों ने HYV सीड्स यूज करे थे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिनकी वजह से जो वीट है, राइस के, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिला था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कि वीट और राइस की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो ये हमें शो करता है कि अगर हम एडवांस्ड और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। तो ये हमारा फोर्थ लॉन्ग टर्म गोल है। और लास्ट हमारा लॉन्ग टर्म गोल है सेल्फ सफिशिएंसी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, कि भाई हम खुद ही खुद का पेट भर सकते हैं, हमें हमारा पेट भरने के लिए किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम हमारी कंट्री में ही इतना प्रोड्यूस कर ले कि हम हमारी कंट्री वाले लोगों का पेट भर लें, हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। इसे बोला जाता है सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंसी, इंडिपेंडेंट। हम आत्मनिर्भर है, हम अपना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे जितने भी असेंशियल आइटम्स हैं। तो असेंशियल आइटम्स के लिए हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है, दूसरे देशों पर डिपेंड
डिपेंडेंट नहीं है, इसे बोला जाता है सेल्फ सफिशिएंसी। इट मींस एबिलिटी टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स जैसे फूड ग्रेन्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, कि हम लोग हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं उन्हें खुद ही एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड कर दें, हमें इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। दिस गोल वाज गिवन हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 7 प्लान्स, और शुरुआत के जो 7 5-year प्लान्स थे उसके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी इस गोल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। क्यों, रीजन क्या है? ईयर 1965 के अंदर यूएसए थ्रेटन्ड इंडिया टू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंडिया इफ इट डिड नॉट स्टॉप द वॉर विद पाकिस्तान। देखो क्या हुआ, ईयर 1965 की बात है, इंडिया की पाकिस्तान के साथ में वॉर चल रही थी। तो इंडिया की पाकिस्तान के साथ में वॉर चल रही थी, तो यूएसए ने इंडिया को धमकाया कि भाई इंडिया, अगर तुम पाकिस्तान के साथ में ये वॉर नहीं रोकोगे तो हम तुम्हें फूड ग्रेन्स की सप्लाई करना बंद कर देंगे, हम इंडिया तुम्हें है ना फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। और इस टाइम पर इंडिया के दिमाग में ये चीज क्लिक हुई, अरे भाई ऐसे कैसे, हम लोग दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है इवन फॉर फूड ग्रेन्स, जो इतनी एसेंशियल चीज है, हमें सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कभी भी कोई भी देश हमें धमका देगा कि हम तुम्हें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे, कितनी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन आ जाएगी। देन इंडिया वांटेड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, और तब इंडिया ने सोचा कि भाई हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा फूड ग्रेन्स के अंदर तो एटलीस्ट, ताकि हम किसी तरह की अनसर्टेनिटी से बच सकें, ऑफ सप्लाईज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई हमें धमका ना सके, हम लोग खुद ही अपना पेट भर ले, फूड ग्रेन्स जैसी एसेंशियल चीज के लिए तो हमें दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो ये हो गए हमारे लॉन्ग पीरियड गोल्स। कितने लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं हमारे पास में? जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये 5 लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं जो अचीव करे जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। और इन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ छोटे छोटे से प्लान्स बनते हैं, कुछ छोटे छोटे से गोल्स बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स, जिन्हें बोला जाता है 5-year प्लान्स इन इंडिया। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड गोल्स की। शॉर्ट पीरियड गोल्स वरी फ्रॉम प्लान टू प्लान अकॉर्डिंग टू करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो जो शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं वो हर प्लान के अलग होते हैं। फर्स्ट 5-year प्लान का गोल अलग होगा, सेकंड 5-year प्लान का गोल अलग होगा, थर्ड 5-year प्लान का गोल अलग होगा। तो जो शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं वो प्लान टू प्लान वरी करते हैं, हर प्लान के अपने अलग गोल्स होते हैं जो कंट्री की नीड्स के हिसाब से सेट किए जाते हैं कि कंट्री के अंदर उस टाइम पर क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो हमारा प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? ईयर 1950 के अंदर। तो जो हमारा फर्स्ट 5-year प्लान बना वो बना 1951 के अंदर। फर्स्ट 5-year प्लान, 5 years के लिए जो प्लान बनता है, ड्यूरेशन क्या है? 1951 से 56। 51 से 56 इसलिए है क्योंकि ये अप्रैल टू मार्च चलता है। शुरू हुआ अप्रैल 1951 के अंदर एंड होगा मार्च 1956 के अंदर। फर्स्ट 5-year प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, क्योंकि हमें पता है हमारी मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर का इंप्रूवमेंट हो जाए, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो फर्स्ट 5-year प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। मेरे साथ साथ में याद कर लेना। सेकेंड 5-year प्लान का ड्यूरेशन था 1956 से 61। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम हो गया, अब इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुले। और यहाँ पर मेन बोला गया कि भाई कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा खुले, हैवी इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा खुले, जो मशीन्स बनाएंगी, प्लांट्स बनाएंगी, बड़े बड़े मशीन्स बना रही हैं, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, कंट्री की ग्रोथ हो सके। थर्ड 5-year प्लान की ड्यूरेशन थी 1961 टू 66। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिडक्शन इन इक्वालिटी। 3 चीजें हैं। एक तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाए फूड ग्रेन्स के अंदर, कि इंडिया खुद ही इतने फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर दे कि खुद की जनता का पेट तो खुद ही भर ले। फूड ग्रेन्स के लिए हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना रहें, फूड ग्रेन्स के लिए हम लोग इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहें। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो ताकि कंट्री के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा कम हो सके। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम दूर हो, जो हमारा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका अपलिफ्टमेंट हो ताकि सब लोग बराबर रहे, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम दूर हो, कंट्री के अंदर इक्विटी आए। देन फोर्थ 5-year प्लान का हमारा ड्यूरेशन था 1969 से 74। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एक्सीलरेटिंग द
पेस ऑफ ग्रोथ, कि कंट्री के अंदर जो ग्रोथ का प्रोसेस है उसकी स्पीड इंक्रीज हो, हमारी कंट्री का जीडीपी स्पीड से इंक्रीज हो, हमारी जो ग्रोथ का प्रोसेस है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, हमारी ग्रोथ स्पीडी हो, एंड प्राइस स्टेबिलिटी, कि भाई हमारी जो प्राइजेस है चीजों की वो स्टेबल रहे। ऐसा नहीं हो कि कभी तो प्राइजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई जिसे हम लोग क्या कहते हैं इन्फ्लेशन, और ऐसा भी नहीं हो कि कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, तो प्राइस स्टेबिलिटी रहे। देन फिफ्थ 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी 1974 से 79। मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, दिस प्लान फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, कि भाई पॉवर्टी को बहुत कम करो, गरीबी को हटाओ, कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, इस प्रॉब्लम को दूर करो। रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद अ फोकस ऑन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो, वो कैसे हो, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर फोकस करो, भाई वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एजुकेशन प्रोवाइड करो, इन्हें अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दो, इन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, ताकि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो सके और कंट्री के अंदर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। देन सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी 1980 टू 1985। मकसद अगेन यहाँ पर भी वही था कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम को दूर किया जाए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को दूर किया जाए, और वो कब हो सकता है, जब वीकर सेक्शन पर फोकस किया जाए, वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाए, अच्छे स्कूल्स खोले जाए, अच्छे कॉलेजेस खोले जाए, रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाई जाए, डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाई जाए, अच्छी पावर सप्लाई हो, वाटर की फैसिलिटीज अच्छी हो, तो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि कंट्री ग्रो कर सके। देन 7 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी 1985 टू 1990। मकसद क्या था, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को अगेन इंक्रीज करा जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। नेक्स्ट है हमारा 8 5 ईयर प्लान, इसका टाइम ड्यूरेशन था 1992 से 1997। क्या थे मेन ऑब्जेक्टिव्स, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर ऑफ द कंट्री, कि कंट्री की जो मैन पावर है यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स है, उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो। अब देखो कंट्री की मैन पावर का फुलर यूटिलाइजेशन कब हो सकता है, जब गवर्नमेंट सब लोगों को अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ताकि लोग पढ़े लिखे हों, हेल्दी हो, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो अपने आप ही मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम लोग सबको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जितने भी बच्चे हैं 14 ईयर्स तक की एज के, उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी इस 8 5 ईयर प्लान के अंदर। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, 8 5 ईयर प्लान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स खोले गए, कॉलेजेस खोले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया, पावर सप्लाई पर, वाटर सप्लाई पर, रोड्स बनाई गई ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। देन आया हमारा 9th 5 ईयर प्लान, टाइम ड्यूरेशन था 1997 से 2002। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट हो, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, तो भाई रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइसेस स्टेबल रहे, ऐसा नहीं कि प्राइसेस कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, और मेन पॉपुलेशन की ग्रोथ पर चेक, कि भाई हमारी पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होती जा रही थी, जो एक्चुअली जड़ है कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की, तो इस पॉपुलेशन को चेक किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज ना हो, पॉपुलेशन पर एक कंट्रोल हो। देन आया हमारा 10th 5 ईयर प्लान, ड्यूरेशन थी 2002 टू 2007। मेन फोकस था इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना इसका मेन मकसद था, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा के, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी विद इंक्लूसिव ग्रोथ, और कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर फोकस किया गया ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो, ताकि कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम दूर हो। देन 11th 5 ईयर प्लान आया जिसकी ड्यूरेशन थी 2007 टू 2012। इसका मेन मकसद क्या था, यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे कि कंट्री के अंदर ग्रोथ हो, पॉवर्टी कम हो, लोगों की क्वालिटी जो है लाइफ की वो इंक्रीज हो, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करी जाए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाए, एनवायरमेंट का ध्यान रखा जाए, एनवायरमेंट को लोग नुकसान ना पहुंचाए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जाए। तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे 11th 5 ईयर प्लान के।
और लास्ट 5 ईयर प्लान आया हमारा 12th 5 ईयर प्लान, जिसकी ड्यूरेशन थी 2012 टू 2017। इसका मेन मकसद था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ फास्टर हो, ग्रोथ इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव का मतलब कि इसके अंदर रिचर सेक्शन भी आए, पुअर सेक्शन भी आए, कि ग्रोथ ऐसा ना हो कि ग्रोथ का बेनिफिट सिर्फ रिचर सेक्शन उठा रहा है, ग्रोथ का बेनिफिट सब लोग उठाएं, पुअर सेक्शन भी उठाए, रिचर सेक्शन भी उठाए, सोसाइटी का हर सेक्शन इस ग्रोथ का बेनिफिट ले। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, बट वो ग्रोथ इस तरह से ना हो कि हम आने वाली जनरेशन को कुछ देकर ना जाएं। भाई हमारी ग्रोथ के चक्कर में हम ऐसा ना कर दें कि सारे ही रिसोर्सेज को हम लोग खत्म कर दें, सारे ही रिसोर्सेज को हम लोग बर्बाद कर दें कि आने वाली जनरेशन को कुछ मिले ही नहीं। तो सबका सोच के जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को बोला जाता है सस्टेनेबल ग्रोथ। इसी के साथ में ये हो गया हमारा पार्ट 2। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या फीचर्स रहे, हमारी प्लानिंग से हम लोगों ने क्या अचीव करा, क्या हमारे फेलियर्स रहे, और उसी के साथ में हम लोग हमारे चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वीडियोस आए आपके पास में इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।